जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज का हमारा जो है ना होगा लेक्चर नंबर 4 कैलकुलस 2 सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले सीएस के बच्चे और मैथ फिज़िक्स के बच्चे जो भी अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हैं इस सेमेस्टर के और कैलकुलस 2 पढ़ने वाले लेक्चर के सेकंड सेमेस्टर के, उनके लिए ये लेक्चर होगा हमारा। ये लेक्चर बहुत आसान होगा। बाकी पिछले लेक्चर्स के बारे में मैं यकीन कर सकता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ऑनलाइन के चक्कर में होगा नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा, ऐसा है वैसा है, इन प्रॉब्लम्स इन बातों की बेस पे ऐसा है कि काम ही ना कर रहे हों। लेकिन अगर कोई बच्चा काम नहीं कर रहा तो वो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा होगा। आप लोगों को हर तरह से फ्लेक्सिबिलिटी, आपको हर तरह से आपको जो है कोऑपरेशन मिल रही है कि किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम आए, कहीं पे किसी किस्म की कंफ्यूजन आए काम करने में, समझने में, उसके अलावा ऐप्स चलाने में, वीडियो लेक्चर लेने में, किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो, आपको अदारा मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, हर टीचर आपके साथ कोऑपरेटिव है। तो कोशिश करें कि लेक्चर कोई भी मिस नहीं करें। जिस तरह हो सके, जितना टाइम हो सके, मैक्सिमम टाइम इसको दें। अब तो ज़्यादा आसान है कि आपको आने जाने का वो नहीं है, कोई इतने ज़्यादा टाइम जो है अदारे में आना जाना, ये मामला जो हैं, इन चीज़ों से आप फ्री हैं बहुत ज़्यादा। कोशिश करें कि आप जो है ना अपना काम डेली का डेली साथ साथ करते जाएं। जो जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होते हैं वो डेली आप अपने कंप्लीट किया करें, तो इसी तरह से काम कंप्लीट होगा। अगर अदरवाइज़ आप लोगों ने पेंडिंग कर दिया कि ये मतलब मामला तो ऑनलाइन वाले समझ नहीं आएंगे, ऐसे है वैसे, अगर आप लोगों ने अपनी माइंड सेटिंग गलत कर ली तो फिर आपको किसी भी तरह समझ नहीं आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपना माइंड सेट करना। आप अपना माइंड सेट करें कि ये काम जो है ना वो टीचर्स आप लोगों के लिए अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। अदारा आप लोगों के लिए हर वक्त हर तरह से सपोर्टिव है, हर तरह से आपके साथ कोऑपरेशन में खड़ा है, आपके साथ आपको फेवर कर रहा है। तो आपको चाहिए कि हर लिहाज से आप अदारे के साथ कोऑपरेट करें, हर लिहाज से अदारे के साथ सपोर्टिव रहें। आपकी बेहतरी के लिए ही, आपके किसी किस्म के कोई नुकसान ना हो, टाइम का नुकसान ना हो, इसलिए आपको जो है ना हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। कोशिश करें कि आप अपना डेली का काम डेली और अदारे के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अदारे के साथ कोऑपरेट करें। जी अब हम लोगों ने जो है इंटीग्रेशन पढ़नी जो शुरू की हुई थी, इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो हमने शुरू किया था, इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोग काम जो कर रहे थे वो कुछ यूँ था कि सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना इंटीग्रेशन के लिए जो काम शुरू किया था वो प्लेस वैल्यू किस चीज़ की, प्लेस वैल्यू ऑफ वेरिएबल की प्लेस वैल्यू से काम हम लोगों ने शुरू किया था। तो उसमें हम लोगों ने सीखा था, 3 तरह के फंक्शन सीखे थे हम लोगों ने। पहले सिंपल फंक्शन था जिसमें 4x स्क्वायर वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा था sin x वगैरह वगैरह, मीन्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा e की पावर x। फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉग नेचुरल x फंक्शन देखा। फिर उसके बाद हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, साइन इन्वर्स x वगैरह वगैरह। इसी तरह के और भी फंक्शंस इन्हीं के साथ मैच कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के अंदर 5 टाइप्स डिफरेंट हमने डिस्कशन की हैं। ये जो 5 डिफरेंट टाइप्स डिस्कशन की हैं इसके लिए हम लोगों ने मैक्सिमम काम किया है। पहले तो सिंपल और अकेले अकेले फंक्शंस अगर इंटीग्रेट होने के लिए आते थे तो हम क्या काम करते थे, इसके लिए काम करना सीखा, इसके लिए सीखा, इसके लिए सीखा, इसके लिए भी सीखा और इसके लिए भी सीखा। इसके और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस ये है कि ये या तो किसी इनमें से किसी एक फंक्शन के साथ अटैच होके आएंगे, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक इनमें से किसी के साथ अटैच होके इकट्ठे, मीन्स के 2 फंक्शन इकट्ठे जिनमें एक इन दोनों में से हो और एक इन तीनों में से कोई एक हो, अगर इकट्ठे नहीं आता और अकेला आता है तब भी हमें एक फंक्शन खुद से, मीन्स के 1 को खुद से लगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये 2 फंक्शंस ऐसे फंक्शन हैं जिनकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पार्शियल इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके अलावा इन दोनों की इंटीग्रेशन नहीं होती। बाकी इनकी इंटीग्रेशन हम लोगों ने सिंपल सीखी, हर तरह से हर तरह की टेक्निक्स देखी। पावर रूल सीखा, पावर रूल के बाद हम लोगों ने इसकी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे, सब्स्टिट्यूशन के बाद
हम इस फंक्शन पे गए, इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स देखी, बहुत सारे फंक्शंस ऐसी कन्वर्जन्स देखी, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक एंगल आइडेंटिटीज़ देखी, उसके बाद हम लोगों ने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ देखी, उसके बाद हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ देखी हम लोगों ने। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने से, पता रहने से हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के लिए आ जाएंगे तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो टेक्निक्स थी इंटीग्रेशन की। पावर रूल के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो हमने कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के जो रूल्स सीखे थे वो वाले रूल्स थे। वो रूल्स अगर हमें सारी के सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स वो रूल्स का पता रहे, याद रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे उसका, तो हमें किसी भी तरह की इंटीग्रेशन से परेशान या डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज, क्योंकि फंक्शन जस्ट इन्हीं 5 तरह के फॉर्म में आएंगे जी। अगर सपोज मैंने कहा इन्हीं तरह की शक्ल होगी लेकिन शक्ल कुछ बिगाड़ दी जाए, कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए शक्लें बिगाड़ दी जाएं, तो इस तरह की इंटीग्रेशन आ जाए कि जिसको सॉल्व करने के लिए इनमें से कोई भी तरीका वैलिड ना हो रहा हो, तो फिर हम काम क्या कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन की शक्लें, शेप फंक्शन दिखाई इन्हीं में से देगा, ज़्यादा ये वाली बात यूज़ होगी। मिसाल के तौर पे मैंने कहा आपके पास लिखा हुआ हो x+1 ओवर 2x+1 और x-2। सपोज अगर ये इंटीग्रेशन आपके पास क्वेश्चन आ गया जी, इंटीग्रेट करें। अब देखो, ना तो नीचे वाली बात के ऊपर डेरिवेटिव है, ना तो नीचे वाली बात को ऊपर लेके जाया जा सकता है, ना हम इनको मल्टीपल करके ऊपर लहदा लेके जा सकते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये 5 के 5 फंक्शंस के अंदर से जो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उनके अंदर से ये काम मैच नहीं करता। सपोज मैंने कहा अगर इस तरह का कोई फंक्शन आपके पास इंटीग्रेशन होने के लिए आ जाए तो हमने उसको क्या काम करना है, कैसे उसको हमने काम आगे बढ़ाना है, कैसे हमने उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें समझना है, ये देखिए ना, फ्रैक्शन की शक्ल है, ये कौन सी शेप है, फ्रैक्शन की शेप, फ्रैक्शन की फॉर्म। ऐसे क्वेश्चंस जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएं उनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा फ्रैक्शन में जब भी इंटीग्रेशन, मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ होंगे, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा। ये वर्ड्स अगर समझ आ गए तो आपको पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। फ्रैक्शन में जब भी आपके पास इंटीग्रेशन होने वाले इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएं तो उस फ्रैक्शंस के पार्ट्स कर लेते हैं, उस फ्रैक्शन के टुकड़े कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन के टुकड़े करने का नाम पार्शियल फ्रैक्शन होगा। क्या नाम होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन को समझना है। अच्छा, अब देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। उसके मैंने बताया कि इस तरह के फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब आ जाए तो उसके क्या कर लेते हैं, टुकड़े बना लेते हैं। टुकड़े बनाने का नाम पार्ट बनाना, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन के टुकड़े बनाने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिएगा, मैं इसकी स्टेटमेंट के अंदर आपको एक लिख देता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं। रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन resolution of a fraction into the sum of two or more than two fractions is called
पार्शियल फ्रैक्शन। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, जरा गौर से समझिएगा। मैंने कहा द रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन, रेजोल्यूशन मीन्स के रिजॉल्व कर देना, मीन्स के एक से दूसरी शक्ल में ढाल देना। जी रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू द सम ऑफ एक फ्रैक्शन को सम की शक्ल में कितने, दो या दो से ज्यादा, टू आर मोर देन टू फ्रैक्शंस, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के सम की शक्ल में तब्दील कर देने, रिजॉल्व कर देने को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे नंबर्स की शक्ल में एक मरतबा बता सकूं, 3/5 सपोज लिखा हुआ हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 प्लस 2/5। ये हमारे पास ये फ्रैक्शन इधर कन्वर्ट होगी। अब मैं इसी तरह मैं कह सकता हूँ 4/5 अगर सपोज लिखा हुआ है, मैं इसको 1/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5 कर लूँ, या फिर मजीद तब्दील कर सकता हूँ 1/5 प्लस 1/5। देखें ये 2 हो गई, ये 2 से ज़्यादा। अब इसको मैं कर लूँ, अगर मैं करूँ कि ये 1 है प्लस एक और लगा दे 1/5। अब देखें इसका सम कर लें, एलसीएम ले लें, आपके पास यही बातें तो मिलेंगी। ये तो थी नंबर्स की शक्ल में, लेकिन हम लोगों ने नंबर्स की शक्ल में नहीं देखना, हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन की शक्ल हो और वेरिएबल इन्वॉल्व हो, इस शक्ल में हम लोगों ने देखना है। यकीनन आपको इसकी डेफिनेशन, पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन का पता चल गया होगा। अब ये समझना ज़रूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन की जो है ना टाइप्स, उसके लिए क्या काम करना है। उसकी टाइप्स को देखने के लिए मैंने कहा इसकी 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। अच्छा सपोज मैंने कहा कि 2 टाइप्स, चलें पहले 2 टाइप्स लिख लेते हैं। 2 टाइप्स से पहले मैं एक वर्ड बताना चाहता हूं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, इसमें नहीं आएगा। अच्छा उसके लिए मैं कहता हूं आपको पॉलिनोमियल बताने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करते हुए। अच्छा अब देखिए मैं कहता हूं कि उसके लिए हमें एक वर्ड देखना है कि डिग्री। डिग्री वर्ड जो मैंने लिखा है, डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। अब देखिएगा, अब मैं बात करूंगा इसी तरह से, जो हम ये बात याद रखनी है, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ लिखा हुआ हो x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 2x प्लस 3। इसमें x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर। अब इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 5। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हुई? 5। डिग्री कितनी हुई? 5। यकीनन पता चल गया होगा जी। ये था पेज नंबर 1। अब हम जिक्र करेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, पेज नंबर 2 जी। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कितनी तरह का, फ्रैक्शन कितनी तरह की होती है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, उसकी हम 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया उसकी हम कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। लेकिन इसके लिए भी हमें रैशनल फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है। पहले हम लोगों ने इस चीज़ को हम यहीं से कंटिन्यू दोबारा करते हैं। ये प्रॉपर, इसके साथ फ्रैक्शन का रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना? रैशनल। इम्प्रॉपर के साथ भी रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये रैशनल क्या चीज़ होती है? रैशनल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? पहले हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन देखा, फिर डिग्री देखा,
डिग्री के बाद पार्शियल फ्रैक्शन की हमने टाइप्स देखी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसका मतलब रैशनल फ्रैक्शन भी पहले पढ़नी पड़ेगी। रैशनल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है मैं पहले ये बता दूं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है जी। रैशनल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं ज़रा गौर से देखिएगा। रैशनल फ्रैक्शन बहुत आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है, अभी समझ आ जाएगी। द फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विच कैन बी written in the form of p of x divided by q of x। अब ऐसी फ्रैक्शन जिसको इस शक्ल में p of x डिवाइडेड बाय q of x मीन्स के फ्रैक्शन के ऊपर x की शक्ल में कुछ हो, फ्रैक्शन के नीचे x की शक्ल में कुछ हो, इस तरह की फ्रैक्शन को हम written in the form of p of x divided by q of x is called, बाद में कंडीशन लगा लेंगे, पहले is called rational fraction where, it's called rational fraction where, उसी को रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे जहां पे, गौर से तवज्जो से जरा ये बात समझिएगा, जहां पे ऊपर वाली बात p of x एंड नीचे वाली बात q of x और ऊपर भी और नीचे भी क्या हो, और पॉलिनोमियल्स। अब इसके लिए पॉलिनोमियल को समझना जरूरी हो गया। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं जरा बहुत आसान है, जरा गौर से समझिएगा, बहुत आसान है। जरा सादा से लफ्जों में मैं बुक से थोड़ा हट के सादा से लफ्जों में मैं ऐसे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझना काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। शायद बुक की वर्डिंग ऐसी ना हो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के अंदर। तो पॉलिनोमियल, अब देखो यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, ये मैंने इतनी स्पेस छोड़ दी एग्जांपल देने के लिए रैशनल फ्रैक्शन की, लेकिन इससे पहले इसकी एग्जांपल दूं मैं, पॉलिनोमियल को समझना ज़रूरी हो गया। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल बताऊंगा, बहुत आसान सी डेफिनेशन है ये। पॉलिनोमियल तवज्जो कीजिएगा, देखिएगा, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which we use an algebraic expression in which we use all the powers of variables are in the whole numbers। क्या मतलब है इस बात का, बड़ी आसान से लफ्ज़ों में मैंने लिख दी। मैंने कहा ज़रा देखिएगा, लिख दिया सपोज 3x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिएगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास वेरिएबल का आना ज़रूरी है। ये वेरिएबल आ गया, इसमें अलजबरा वाली कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद पावर्स ऑफ वेरिएबल, पावर्स, ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल, या फिर ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल कर लें या पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स कर लें। ऑल का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लें या फिर यहाँ पे यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल्स आर इन द होल नंबर। अब देखो इसके लिए होल नंबर क्या होते हैं ये देखना ज़रूरी हो जाएगा। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, होल नंबर W से डिनोट किए जाते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं होल नंबर्स। इसका मतलब हमें पता चला होल नंबर्स कौन से होते हैं।
होल नंबर्स कौन से होते हैं? W इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये है होल नंबर। देखो 0 से स्टार्ट हुए, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। इसका मतलब जो होल नंबर होते हैं वो ये हैं, इसका मतलब। और अगर जो होल नंबर नहीं होते वो कैसे नंबर हो सकते हैं? होल नंबर्स नहीं होते सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। जो होल नंबर्स नहीं होते वो फ्रैक्शन की शक्ल वाले, ऐसे फ्रैक्शन की शक्ल वाले नंबर्स जो सिंप्लीफाई ना हो सके, मीन्स के जो फ्रैक्शन की शक्ल में हों और वो जवाब डेसिमल की शक्ल में दे रहे हों। इसका मतलब फ्रैक्शन की शक्ल में या डेसिमल की शक्ल वाली, इसका मतलब ये होता है डेसिमल की शक्ल वाली पावर आ जाए। होल नंबर्स में हो क्या चीज़ हो? होल नंबर्स, होल नंबर में पावर हो, आर इन द होल नंबर्स। होल नंबर में हो क्या चीज़ें, क्या चीज़ होल नंबर हो? पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स। अब देखना ये है, सपोज मैंने ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, ये वाला आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? इस बात का फैसला करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है इसके अंदर ऑल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। वेरिएबल 1 2 3 4 जगहों पे है। इनकी जो पावर्स हैं, क्या इनकी पावर्स होल नंबर के अंदर से हैं? अगर पावर्स ऑफ वेरिएबल होल नंबर के अंदर हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर पावर्स ऑफ वेरिएबल होल नंबर के अंदर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। अब देखेंगे, देखो इसकी जगह पे पावर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब ये होल नंबर का हिस्सा है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब पॉलिनोमियल का पता चल गया होगा। अगर ये पॉलिनोमियल है, अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, सपोज आपके पास लिखा हुआ आ जाए x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो इसमें पावर 5 यूज हुई, पावर 2 पावर 1, ये पॉलिनोमियल है। सपोज मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? जी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि x की पावर स्क्वायर रूट x है ना, तो इसका मतलब पावर 1/2, 1/2 का मतलब पावर फ्रैक्शन की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में पावर, तो इसका मतलब फ्रैक्शन वो वाली, मीन्स के 1/2। अगर ये 4/2 होता तो 2 4 से कैंसिल होकर 2 होता, मीन्स कि ये सिंपल होल नंबर का हिस्सा होता। ऐसा नहीं है, ऐसा है, जिसका मतलब ये जवाब 0.5 मीन्स के डेसिमल में आ गया। तो डेसिमल वाली पावर, डेसिमल वाला नंबर होल नंबर में नहीं होता। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। सपोज मैंने कहा x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 7 प्लस x प्लस स्क्वायर रूट 3, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सवाल ये है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जी देखेंगे इसके अंदर पावर्स क्या क्या यूज हुई, पावर 3 पावर 7 पावर 1 पावर 1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? जी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, धोखा खा जाएंगे कि पावर 1/2 आ गई। हमें तवज्जो करनी है वेरिएबल की पावर पे। 3 की पावर 1/2 है, इसका मतलब 3 वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर्स पे गौर करना है। वेरिएबल x है, x है, x है, इनकी पावर्स, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है तो ठीक है, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर के अंदर है, कांस्टेंट की पावर जो मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पता यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक वर्ड डिग्री देखा था, डिग्री, इस बात की पावर, इसकी डिग्री कितनी है? इस एक्सप्रेशन की सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 1 2 3 4, 4, इसकी डिग्री कितनी है? 4, इसकी डिग्री कितनी है? 5, इसकी डिग्री कितनी है? यस 6, पावर 6 है। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 7 है इसकी डिग्री। यकीनन आपको डिग्री का पता चल गया होगा। अब रैशनल फ्रैक्शन की बात समझ आने लगी होगी कि फ्रैक्शन के ऊपर भी कुछ ना कुछ हो, फ्रैक्शन के नीचे भी कुछ ना कुछ हो, एक्स की शक्ल में हो, ऊपर वाली बात भी नीचे वाली बात भी पॉलिनोमियल हो, तो उसको रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। जी, अब देखना यह है कि क्या ऊपर फ्रैक्शन की शक्ल के ऊपर कुछ ना कुछ है, नीचे कुछ ना कुछ है, दोनों जगहों पे है, x है ऊपर भी नीचे भी, ऊपर पॉलिनोमियल भी है, नीचे पॉलिनोमियल भी है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रैशनल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन।
अच्छा, वैसे आपको पता होना चाहिए, यकीनन पता होगा, ऊपर वाली बात जो होती है ना उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। जो फ्रैक्शन के नीचे वाली बात होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाली बात को न्यूमरेटर, नीचे वाली बात को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अच्छा अब आपको पता चल गया होगा डिग्री का, डिग्री किसे बोलते हैं? मैक्सिमम पावर। जैसे इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 6 है, इसकी डिग्री 7 है। डिग्री का पता चल गया आपको, न्यूमरेटर का पता चल गया आपको, डिनोमिनेटर का पता चल गया आपको। सपोज मैं आपसे सवाल पूछ लूँ इसी के लिए, पॉलिनोमियल है, मीन्स के ये देखिएगा x² + 2x + 3 ओवर x⁵ + 4x + √x। देखो ऊपर भी x की शक्ल में कुछ है, नीचे भी x की शक्ल में कुछ है, तो क्या ये रैशनल फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। ये तो रैशनल फ्रैक्शन था, ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है, इसका नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन भी नहीं है। ठीक है। सपोज मैं आपको पूछूं कि डिग्री ऑफ, इसके अंदर पूछूं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, क्या पूछूं? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होगी? आप बता देंगे ना कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 है। मैं पूछूं आपसे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी होगी? आप बता सकते हैं? डिनोमिनेटर नीचे वाली बात की डिग्री कितनी है? 5। बता सकते हैं ना ये चीज़ें जी। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई तो हम फिर बात को कंटिन्यू करेंगे उसी जगह से जहाँ से हम काम कर रहे थे जी। कहाँ है? अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ से काम कर रहे थे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जी देखेंगे ज़रा, ये 2 टाइप्स लिखी पड़ी हैं यहाँ पे लिखा पड़ा है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर बहुत ज़्यादा आसान टाइप्स हैं, इनका काम बड़ा आसान है, काम करने के लिए आपको बताया जाएगा जी। रैशनल, प्रॉपर रैशनल, ये वर्ड दरमियान में आएगा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, इसके लिए लिखता हूँ अ फ्रैक्शन in which degree of numerator is less than the degree of denominator. A fraction in which degree of numerator is less than the degree of denominator is called proper rational fraction. Proper rational fraction. अब जरा गौर से सुनिएगा, a fraction in which degree of numerator, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन की ऊपर वाली बात को। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन के नीचे वाली बात को। उसकी डिग्री कहते हैं उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, डिग्री कहते हैं वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। इसका मतलब फ्रैक्शन के ऊपर जो बात होगी, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ हो x+1 ओवर x+2 इंटू x-1। देखो ऊपर जो लिखी हुई है बात, उसके अंदर x की सबसे ज्यादा पावर कितनी नजर आ रही है? 1।
जो नीचे बात लिखी हुई है उसके अंदर x की पावर 1 और x की पावर 1 आपस में मल्टीपल हो रही हैं, इसका मतलब ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मींस के फ्रैक्शन के ऊपर वाली बात वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 1 है। अब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब फ्रैक्शन के नीचे वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कितनी बनती है, x को x से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे कितनी है 2, इसका मतलब ऊपर लेस है नीचे ग्रेटर है। ऐसी फॉर्म, ऐसी शक्ल क्वेश्चंस के अंदर अगर आ जाए जिनमें लिखा हुआ जो वर्ड होगा उसमें डिग्री जो है न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो हमारे पास 1 हो और डिनोमिनेटर की 2, लाजमी 1 2 नहीं, मीन्स के ऊपर डिग्री कम हो नीचे ज़्यादा हो, तो इस तरह की फ्रैक्शंस को प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब इसी की एग्जांपल कोई और ले लें, x+1 x-2 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x² -1। जी अब देखो अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो बड़ी आसान है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। x+1 x-2 तो एज इट रह जाएगा ना, फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ ना x+1, सपोज ये तो कैंसिल हो जाएगा, x+1 को x+2 कर लो जी, x+2 क्योंकि x+1 और x+1 सेम हो जाना था, कैंसिल हो जाना था, इसलिए चेंज कर लेते हैं। x+2 इंटू x² -1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - b² वाला फार्मूला होता है, a + b a - b, इसका मतलब x+1 और x-1। फिर से वही बात आ गई, अब ये x+1 ऐसे x+1 से कट सकता है, फिर वही बात आ जाएगी 1 ऊपर है नीचे 2 है, मीन्स के कोई और फॉर्म भी ले सकते हैं x-2 ओवर x-3, x-2 इंटू x-3 इंटू x+1 इंटू x² -1। जी ऊपर तो आ जाएगा x-2 और x-3 और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा x+1 a² - b² वाला फार्मूला लगाएंगे तो x+1 x-1 हो जाएगा। जी ऊपर देखो डिग्री 2 होगी, नीचे डिग्री 3 होगी, अभी भी ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का हिस्सा है। देखो पॉसिबल ऑप्शंस 3 हो सकती हैं, एक ऑप्शन थी कि ऊपर डिग्री कम आए नीचे ज्यादा आए, ठीक है, ऊपर डिग्री कम आए तो नीचे ज्यादा आए, तो इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोला। अब इसकी एक टाइप और आ सकती है कि ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री इक्वल आ जाए, x² + 1 इंटू x² + 2, ऊपर और नीचे डिग्री इक्वल हो गई। या फिर एक और पॉसिबल ऑप्शन है लास्ट, ऊपर डिग्री आ गया x² -1 इंटू x+2 ओवर x-3 इंटू x-2। देखो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर डिग्री 3 हो गई, नीचे डिग्री 2 है, देखो x² और ये x मल्टीपल होकर 3 हो जाएगी। ऊपर डिग्री ज़्यादा हो और नीचे कम हो तब भी देखो ये 2 कंडीशंस हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की 2 कंडीशंस हैं, ऊपर और नीचे डिग्री इक्वल हो या फिर ऊपर डिग्री ज़्यादा हो नीचे कम हो। इस तरह की फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट के लिए भी सेम ही वर्ड्स आएंगे, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मीन्स के ऊपर वाली बात की डिग्री इज ग्रेटर देन, मीन्स के इज, ये ऊपर वाली बात की डिग्री इज ग्रेटर देन मीन्स के बड़ी हो, आर ग्रेटर देन के बाद एक ऑप्शन आएगी ना, 2 बातें हैं, आर इक्वल द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऊपर वाली और नीचे वाली बात की डिग्री में से ऊपर ज्यादा हो या फिर ऊपर और नीचे बराबर हो, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इनमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। ये हमारा पेज नंबर 3 था। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस को पहचान करना जरूरी है कि किस टाइप के, किस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हुआ करेंगे हमारे पास। उसके लिए ना समझना ये जरूरी है कि आपके पास
आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के आ सकते हैं, और तमाम क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को ख्याल करने की ज़रूरत है फ्रैक्शन के नीचे वाली बात की। फ्रैक्शन के नीचे फॉर एग्जांपल 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर आ जाए एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। देखो फ्रैक्शन के नीचे एक टाइप आ गई, फ्रैक्शन के नीचे ही तवज्जो करनी है हमने। मैंने कहा सपोज फ्रैक्शन के नीचे ये वाली बात है। अब मैं कहता हूँ सपोज फ्रैक्शन के नीचे ऐसी बात नहीं आती, फ्रैक्शन के नीचे आती है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने कहा फ्रैक्शन के नीचे ऐसी बात भी नहीं आती, सपोज फ्रैक्शन के नीचे आ जाती एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ज़रूरी नहीं है ये है, और भी आ सकता है, एक्स प्लस 4 आ सकता है, एक्स प्लस 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक्स प्लस 1 कर लें जी। अब इसके बाद मैं कहता हूँ फ्रैक्शन के नीचे, ये सारी ऑप्शंस नीचे के लिए हैं। फ्रैक्शन के नीचे मैंने कहा आ सकता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखें फ्रैक्शन के नीचे जो टाइप्स आ रही हैं मैं उन्हीं की बात करूँगा। सबसे पहली टाइप फ्रैक्शन के नीचे आने वाले ऐसे फैक्टर, ये देखो ये है लीनियर फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है? लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब है डिग्री 1। ये डिग्री 1 है, ये 1 है, ये 1 है। लीनियर का मतलब है डिग्री 1। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस जिनके अंदर मैं इनको कह सकता हूं, देखिएगा इनका नाम रखता हूं मैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। देखें नॉन रिपीटेड का मतलब है इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ये और है, ये और है, ये और है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है ये वाला, ये कौन से टाइप में आता है इसको देखने के लिए तवज्जो करेंगे। देखो x माइनस 1, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस 1 को 1 का स्क्वायर करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड आल्सो फिर x माइनस 1। इसको बेशक पहले लिख लो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखिएगा ये दो बातें इकट्ठी आ गई, ये दो बातें इकट्ठी जो आ गई हैं इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर तो हैं, लेकिन कौन से लीनियर फैक्टर हैं? ये वाले, हाँ। पहले आएगा रिपीटेड, फिर आएगा नॉन रिपीटेड, दोनों है ना, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जी। अब जरा गौर से समझने वाली बात यह है, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जो हैं ये हमारे सामने हैं। अब यहाँ पे एक और बात, फ्रैक्शन के नीचे जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर मिले, ये देखो ना क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 थी यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फैक्टर मिले चेक करना है। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर मिले तो चेक करना है कि वो रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल है और नॉट, वो रिड्यूस हो सकता है या नहीं। मीन रिड्यूस का मतलब मीन्स कि वो ब्रेक होकर टूट के दो लीनियर फैक्टर्स बना सकता है या नहीं। देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जैसे रिड्यूस होकर दो लीनियर फैक्टर दे दिए, रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे भी यही बात देखेंगे। अब देखो सपोज अगर ये लिखा हुआ है, ये हो गया, ये टाइप नंबर 2 होगी, ये टाइप नंबर 1 थी, ये टाइप नंबर 2 आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक प्लस बी है माइनस बी, इसको मैं एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ। और इसके बाद लिखा हुआ है एक्स प्लस 1। ये कौन सी टाइप है, पहली या दूसरी? जी पहली, नॉन रिपीटेड, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1, ये डिफरेंट है, मैच नहीं करते, रिपीट नहीं हो रहे जी। अब ये है टाइप, ये टाइप 1 का हिस्सा है, उसमें ही आती है, नॉन रिपीटेड में ही, नॉन रिपीटेड में आते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास ये क्या चीज़ आएगी, इसके बाद मैं कहता हूँ हमारे पास ये चीज़ आएगी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सपोज अब देखिए फ्रैक्शन के नीचे अगर ऐसी बात आ जाए, देखो ये तो लीनियर फैक्टर हो गया, डन हो गई। क्या ये लीनियर फैक्टर है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। मैंने बताया जब क्वाड्रेटिक आए चेक करते हैं कि रिड्यूस हो सकता है या नहीं, क्या ये रिड्यूसेबल है या नहीं। एक्स स्क्वायर
प्लस आ गया और एक ही बात पे ख़त्म हो गई बात, तो ये इररिड्यूसिबल है। ये क्या है? इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल लीनियर क्वाड्रेटिक, इसका नाम रखेंगे लीनियर एंड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये टाइप 3 थी। बस ये तीन ही टाइप्स हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस के अंदर डिस्कशन करनी है। हमारे पास काम करने के लिए आएंगे, इन तरह के काम पॉसिबल हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखिएगा, ये तीन टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है। वैसे टाइप एक और भी होती है लेकिन वो नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन यहाँ पे ही तीन ही टाइप्स हम लोगों ने करनी है, हमारे लेवल को मीट करती हैं जो ये तीन टाइप्स हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या काम करना पड़ता है? क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बहुत आसान काम है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस हमेशा questions always will be solved in proper rational fraction, solved in the form of proper rational fraction, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन हमेशा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का ही सॉल्व होगा। ये जो हमने लिखी है ना इधर ये टाइप्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जब आएगी तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को क्या करेंगे? पहले कन्वर्ट करेंगे। When questions are in improper rational fraction, then convert them into the proper rational fraction before solve the question। यकीनन आपको आइडिया हो गया होगा, क्वेश्चन को हल करने से पहले अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन का ही सॉल्व होगा। आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, ये पेज नंबर 3 था, ये पेज नंबर 4 था। अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई हैं तो नेक्स्ट जो है काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये बेसिक्स थी, अगर इन बेसिक्स का पता चल गया तो काम नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। इन बेसिक्स के बाद जो नेक्स्ट काम है बहुत ज़्यादा आसान है। वो काम क्या होगा? क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कैसे करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हम टाइप्स मैंने बताई हैं कि तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, किस तरह के आएंगे? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होंगे और सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे पहले यही टाइप आती है। इसके लिए मैंने कहा ये पेज नंबर हमारे पास 5 आएगा। यहाँ तक नहीं, ये एग्जाम्पल थी, वैसे पढ़ने के लिए थी। अब देखेंगे यहाँ पर हम जो है आपके पास सपोज क्वेश्चन कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, आपके पास अगर आ गया क्वेश्चन, आपके पास आ गया, आपने लिखा है 3x + 1 ओवर आपके पास आ गया x² - x - 6, ये आ गया आपके पास dx जी। ये आपके पास कोई इंटीग्रेशन होने के लिए क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम इतनी इसकी फ्रैक्शन को उठा लेंगे, 3x + 1 ओवर x² - x - 6 में से इसको उठा लेंगे पहले जी। इसको जब उठाएंगे तो इसको मैं पहले जस्ट ये कर लूँगा, कंसीडर करूँगा कि मैं सिर्फ इसको हल कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी मेथड के जरिए, जो भी हमने अब तक पढ़े हैं। कंसीडर कर लेंगे 3x + 1 ओवर x² - x - 6। मैं सिर्फ इतनी बात को कुछ ना कुछ करने जा रहा हूँ।
कंसीडर कर लिया कि मैं इसको ले रहा हूँ, सिर्फ दरमियान में से इस क्वेश्चन के इस हिस्से को मैंने उठा लिया, इसका कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन जो अभी इतनी बात इतनी देर से समझ रहे हैं कर रहे हैं, उसके ज़रिए इसको मैं कुछ ऐसी शक्ल देने जाऊँगा, शक्ल ऐसी दूंगा, ऐसी फॉर्म बनाऊँगा इसकी कि ये इंटीग्रेशन होने के काबिल हो जाए। वो फॉर्म कैसे मिलेगी हमें? पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से मिलेगी। अब पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प के लिए मुझे सबसे पहले देखो, मैंने अभी अभी बताया फ्रैक्शन के नीचे जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आए, देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, डिग्री 2 है, तो उसको चेक करें कि वो रिड्यूसिबल है या नहीं है। तो देखते हैं ये रिड्यूस हो सकता है, ये नहीं हो सकता। रिड्यूस होने के लिए आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन का पता होना चाहिए। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, पहली और तीसरी बात का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 6 को मल्टीपल करेंगे तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो दरमियान वाली बात के कोई से दो टुकड़े, ऐसे कौन से दो टुकड़े होंगे जो फैक्टराइज करने से उन दोनों टुकड़ों को सम करें तो यही बने, उन दोनों टुकड़ों को मल्टीपल करें तो ये बने, पहली और तीसरी बात का प्रोडक्ट। जी देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6 वैसे लिख दिया, दरमियान में दो बातें लिखनी है जो कि प्लस करने से या माइनस करने से माइनस एक्स जवाब दे। जी मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3x प्लस का 2x। ये मुझे टुकड़े बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको सम या माइनस करने से या प्लस करने से ये मिले, लेकिन दो कंडीशंस पूरी करते हो वो दो टुकड़े। कौन सी दो कंडीशन? एक ये कि उनको सम या डिफरेंस लें तो हमारे पास ये वाली बात बने, उनको अगर प्रोडक्ट करें ना, इन दोनों बातों को अगर आप प्रोडक्ट करें तो चेक कर लें ये बात बनेगी। इन दो टुकड़ों के अलावा और इस टुकड़े के अलावा और कोई टुकड़ा नहीं है जो कि इसकी जगह पे दोनों कंडीशंस को पूरी करेगा। वैसे माइनस एक्स मिलता है, माइनस 4x प्लस 3x, माइनस 5x प्लस 4x, माइनस 100x माइनस 99x, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं है, माइनस 900x प्लस 99x, इनमें से ऐसा कोई भी टुकड़ा नहीं है जो दोनों कंडीशंस को पूरा करे। हमें दोनों कंडीशंस पूरी चाहिए। जी अब देखो इनके पहले दो बातें जो हैं, इनमें से कुछ कॉमन आता है, x को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो x माइनस 3 बच गया, प्लस 2x माइनस 6 में से प्लस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 फिर आ गया। अब इतनी दो बातें हैं, इतनी प्लस इतनी, ये वाली बात प्लस ये वाली बात में एक बात कॉमन फिर आ गई, x माइनस 3 वाला फैक्टर। इतनी बात में से x माइनस 3 को कॉमन लिया तो जस्ट x बच गया। इस प्लस के बाद इतनी रकम में से x माइनस 3 तो कॉमन ले लिया था, 2 बच गया था। इसका मतलब हमारे पास ये वाले दो टुकड़े मिल गए, रिड्यूस हो गया ये वाला फैक्टर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 1 ओवर क्या, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये मेरे पास मिल गया। अब देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए की हेल्प से सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का काम आना ज़रूरी है। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ लेके जाने के लिए 3x प्लस 1 ओवर एज इट की एज इट बात लिख दी मैंने इंटू x प्लस 2। मैंने कहा इस बात को फ्रैक्शन के नीचे जितनी डिग्री होगी उतने टुकड़े होंगे। फ्रैक्शन के नीचे डिग्री 2 है तो उतने टुकड़े हो गए। ये सॉलिड स्टेटमेंट ना याद रखें बेशक, जितनी फ्रैक्शन के नीचे डिग्री होगी उसके उतने कांस्टेंट्स लेने हैं, उतने कांस्टेंट्स खुद से इंट्रोड्यूस करवाने हैं। मींस के नीचे एक फैक्टर ये है, इसके लिए मैंने कोई एक ए कांस्टेंट ले लिया, इसके नीचे लिख दिया x माइनस 3, प्लस एक फैक्टर ये है, इसके लिए मैंने कोई एक फैक्टर b ले लिया, इसके नीचे x प्लस 2 ले लिया। अब देखिएगा a ओवर ये वाली बात, b ओवर ये वाली बात। अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करने के लिए, देखो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी हो इसकी करनी हो, हमें a और b का पता चल जाए क्या है तो फिर हो सकती है ना, इसको कह दे कि इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं कहता हूं कि मुझे a की कीमत चाहिए और b की कीमत चाहिए। वो कौन है जो मैंने अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस करवाया है, वो ढूंढने के लिए अब अगला काम करेंगे। अगला काम कैसे करेंगे? देखो इस तरफ ये दोनों बातें डिवाइड हो रही है ना, ये दोनों बातें डिवाइड हो रही है ना, इस तरफ इक्वल के इस तरफ आके मल्टीपल हो जाएंगी, इस इतनी रकम के साथ भी और इतनी रकम के साथ भी। 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 ओवर x प्लस 2, ये इस तरफ थी ना। ये दोनों बातें समझ लें कि यहाँ से ख़त्म होकर किस तरफ जाएंगी, इधर a के साथ भी मल्टीपल होंगी x माइनस 3 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस b के साथ भी मल्टीपल होंगी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। फ्रैक्शन के नीचे कौन है? x प्लस 2।
अब ज़रा गौर कीजिएगा, इधर से क्या चीज़ कैंसिल होती है, x-3 और x-3 कैंसिल, यहाँ से x+2 और x+2 कैंसिल, जो रकम बच चुकी है। देखो ये दोनों बातें इधर थी तो उधर गई तो यहाँ से ख़त्म हो गई। इधर बच गया 3x+1 इज इक्वल टू a के साथ क्या बच गया x+2 प्लस b के साथ क्या बच गया x-3। पेज नंबर 5 चल रही है हमारा जी। अब इसको दे लें नाम इक्वेशन नंबर 2 का। बहुत ज़्यादा आसान काम यहाँ से आगे शुरू हो जाएगा। अब आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 मिल चुकी है, यहाँ पे काम ये है कि देखना है इक्वेशन नंबर 2 को हेल्पिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये काम देती है सब सारे क्वेश्चंस के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 ने आपकी फर्दर हेल्प करनी होगी। यहाँ तक सेम होगा तीनों टाइप्स के लिए काम। ये जो 3 टाइप्स डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, इन तीनों टाइप्स के लिए सेम काम होगा यहाँ तक। यहाँ से आगे काम जो होगा वो हेल्प करेगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में पहले कांस्टेंट के नीचे जो लीनियर फैक्टर है उसको पुट करेंगे उस फैक्टर को 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू -3, x-3 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। जो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हेल्पिंग इक्वेशन है, इसी ने हेल्प करनी है। x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे जी। करें जरा, 3x+1 है ना, 3x+1 इज इक्वल टू a इंटू दिस वन प्लस b इंटू दिस वन। a के साथ कौन है और b के साथ कौन है, a इंटू x+2 x-3, x+2 x-3। अब x की जगह पे क्या पुट करना है हमने, x की जगह पे पुट करना है 3। पुट करें, 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 2 प्लस b इंटू 3 - 3। देखो 3 - 3 ये 0 हो गया। 3 3 = 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, a के साथ मल्टीपल होके 5a प्लस b इंटू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई b 0 जी। 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 5a प्लस 0 5a ही रहेगा। a इधर रहेगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2s are 10, तो a की वैल्यू क्या मिली, a इज इक्वल टू क्या बच गया 2। सेव कर ले, वैल्यू काम आने वाली है जी। इसके बाद क्या काम करेंगे हम, सेकंड लीनियर फैक्टर जो है ना कांस्टेंट के नीचे क्या है x+2, हम क्या करेंगे पुट करेंगे किसको, x+2 को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -2। ये जो x की वैल्यू मिली है इसको फिर कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन हेल्पिंग इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 में जी। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ गई, ये है, ये ऊपर लिखी हुई ये वाली, ये क्या है 3x+1 इज इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x-3 जी। x की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, -2। 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 -3। देखो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, देखो क्या करेंगे आपस में, बर्बाद कर देंगे, एक दूसरे को मार देंगे। माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में मर गए तो 0 हो गया। तो ये 0 प्लस -2 -3 कितना हो जाएगा, ये -2 -3 मिलके माइनस का 5 हो जाएगा, b इंटू -5, 3 2s are माइनस का 6 प्लस 1 जी। माइनस का 5 इज इक्वल टू -5 को b से मल्टीपल करेंगे -5b। ये देखो -5 b के साथ मल्टीपल हो रहा है, b अकेला होगा तो माइनस का 5 इधर आके माइनस का 5 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस 5 5 से, तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 मिली। वैल्यूज ऑफ a एंड b put in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें वैल्यू a और b की वैल्यूज। अब a और इक्वेशन नंबर 1 में क्या थी, 3x+1 ओवर 3x+1 ओवर x-3x+2 इज इक्वल टू a ओवर x-3 था ना, a की जगह पे a की वैल्यू लिख दो, 2 ओवर x-3 प्लस b ओवर x-2 x+2 था ना, b ओवर x+2 था ना, b की जगह पे b की वैल्यू लिख दो, b की वैल्यू है 1 ओवर
x+2। लो जी, ये हमारे पास वो टुकड़ा मिल गया जो हमारे काम आएगा, हमारा साथ देगा। कैसा टुकड़ा कि देखिएगा हमारे पास इंटीग्रेशन होने के लिए था ये वाला टुकड़ा, इस टुकड़े को हमने बना लिया, ये इक्वल है इसके इक्वल। इसका मतलब अगर मुझे इंटीग्रेशन इसकी करनी थी तो अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तब भी बात ठीक है। ये और ये इक्वल है, मीन्स कि एक ही बात है। पेज नंबर 5 था, ये पेज नंबर 6 हो गया जी। अब अगर ये एक ही चीज़ है तो इसकी इंटीग्रेशन करनी थी तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जी। आपके पास ये इंटीग्रेशन किसकी, 3x+1/9, क्योंकि हम लोगों ने ये कंसीडर किया था ना इतना हिस्सा, x-3 × x+2 dx। तो इसी बात की जगह पे मैं इंटीग्रेशन ही लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये वाली बात अभी बनाई है मैंने, 2/x-3 + 1/x+2 × dx। अगर ये बात लिख सकता हूँ तो ये दो प्लस वाली रकमें हैं, होल की पावर कोई नहीं है, अलग-अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। 2/x-3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x+2 dx जी। अब देखो नीचे वाली बात की पावर कितनी है, 1। नीचे वाली बात का डेरिवेटिव क्या है, 1 ऊपर मौजूद है। 2 को बाहर ले जाएंगे पहले से ही तो अब देखो 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। 1/x-3 पावर 1, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका आंसर लॉग नेचुरल आएगा। नीचे वाली बात का लॉग नेचुरल x-3 प्लस नीचे वाली बात होल की पावर 1 है, नीचे वाली बात का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाली बात का इसकी इंटीग्रेशन लॉग लिखा जाएगा x+2 प्लस थर्ड बात जो है हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं c। अब लॉग नेचुरल c लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉग को कैंसिल करने के लिए, जैसे स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए क्यूब, एक दूसरे के एंटी चीज़ें लेते हैं ना एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे लॉग को ख़त्म करने के लिए बेस e हो तो लॉग ख़त्म हो जाता है। मैं लिखूँगा टेकिंग बेस e, तो 2 × e की पावर लॉग नेचुरल x-3 प्लस e की पावर लॉग नेचुरल x+2 प्लस e की पावर लॉग नेचुरल c। ये और ये कट गए, 2 × x-3 बच जाएगा प्लस x+2 बच जाएगा। नो सॉरी, पहले इस स्टेप से पहले लॉग की बातें हैं, प्लस हो रही हैं, इनको इकट्ठा कर लें। लॉग की प्रॉपर्टी होती है 2 या 2 से ज़्यादा रकमें जमा हो रही हो तो लोग आपस में मल्टीपल हो जाते हैं। ये देखो ये पीछे है तो ये पावर बन जाएगी लॉग नेचुरल x-3 की पावर 2 प्लस लॉग नेचुरल x+2 प्लस लॉग नेचुरल c। तो लॉग ऐड हो रहे हैं तो एक लॉग के साथ सब कुछ मल्टीपल हो जाएगा। x-3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x+2 मल्टीप्लाइड बाय c। अब इस लॉग एक लॉग कर लिया ना, सिंगल लॉग हो गया। अब सिंगल लॉग को खत्म करने के लिए मैं कहूँगा टेकिंग बेस e जी, e की पावर लॉग नेचुरल, यही वाली बात, x-3 की पावर 2 ये वाली बात इंटू x+2 इंटू c। देखो ये लॉग और ये e कट जाएंगे, x-3 का स्क्वायर इंटू x+2 इंटू c, ये जवाब आ जाएगा। ये आपको यकीनन आपको क्वेश्चन समझ तो आया होगा। तो वैसे अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस अगर ना करें तो प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन ये कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे यहाँ पे ख़त्म भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको करने के लिए दिए जाएं तो आप कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था ये हमारा था क्वेश्चंस ये वो क्वेश्चन से जो हमारे पार्शियल इंटीग्रेशन से मुतल्लिक थे। पार्शियल इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने, ये 6 पेज था, ये 7 पेज है। पार्शियल इंटीग्रेशन के अंदर मुझे सबसे पहले पहली टाइप को इंटीग्रेट करना सिखाया। इंटीग्रेशन सबकी सेम है, सारे काम सेम है। बात यहाँ पे ये की जाएगी कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन ये पहली टाइप की सिखाई, दूसरी और तीसरी टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन रह गई।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट जो है ना लेक्चर्स के अंदर बाकी टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन भी सीखेंगे, मज़ीद काम भी। आप ये जो पहली टाइप है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाली, बड़ी सिंपल सी है, इसके आप ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चंस आप तैयार करके रखेंगे। इसके अलावा 10 क्वेश्चंस के अलावा 10 क्वेश्चंस असाइनमेंट के 10 क्वेश्चंस के अलावा आप लोगों को आज के लेक्चर्स के अंदर जो ये जो चीज़ें तैयार करने वाली हैं ये सारी की सारी तैयार हों और ये लेक्चर भी नोट हो आपका सारी जगहों पे। यकीनन आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन समझे होंगे, लेक्चर समझा होगा, और मैंने कोशिश भी की है कि आपको कुछ इस तरीके से इस अंदाज के साथ पढ़ाया जाए कि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अगर आपको किसी बात का ना पता चला हो तो मज़ीद आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी थी सारी चीज़ें। ये देखें आज के लेक्चर्स के अंदर इंटीग्रेशन से पहले हमारी इंटीग्रेशन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो बेसिक्स थी, उनको समझना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो अगर इन बेसिक्स का पता ना चले, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हल करनी पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ये जो है ना पहले ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना सारे के सारे क्लियर करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से इनको तैयार करेंगे। ये अगर आपको कन्वर्जन्स, ये फॉर्म्स, ये क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आप दोबारा से रब्ता करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।